नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके पेपर नंबर 3 की। और पेपर नंबर 3 का नाम है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पहले हम सभी यूनिटों का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद में उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको हम जानते हुए भी चलेंगे। यूनिट 1.1 में आपके बात की जा रही है स्क्रीनिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्टिंग और मेजरमेंट। और यहाँ से आपसे भैया 2 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे पूछ सकता है। पूछ लेगा भाई स्क्रीनिंग क्या है, परिभाषित कीजिए। असेसमेंट क्या है, इसके बारे में बताइए। इवैल्यूएशन के बारे में बताइए। टेस्टिंग और मेजरमेंट के बारे में बताइए। तो अलग अलग परिभाषाएं आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग की बात करेंगे कि भैया स्क्रीनिंग क्या है। कहेंगे स्क्रीनिंग किसी बड़े समूह में उन व्यक्तियों की पहचान करना जिनमें किसी विशेष स्थिति या सामंजस्य का जोखिम हो सकता है। अगर हम कहेंगे भैया विलियंट पी के अनुसार, तो कहेंगे स्क्रीनिंग समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिसमें यदि हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें तो उनको लाभ हो। कोई भी व्यक्ति, हमें समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो थोड़े पिछड़े हुए हों, और अगर हम उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं तो उनमें क्या होता है, लाभ होता है। तो उन व्यक्तियों की हमें पहचान करना है। जैसे स्क्रीनिंग एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें और अधिक जांच और इलाज की आवश्यकता होती है। भाई हमें उन व्यक्तियों की पहचान करना है जिसकी हम और अधिक जांच कर सकते हैं और अधिक इलाज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्कूलों में बच्चों की दृष्टि की स्क्रीनिंग करना, ताकि ये पता चल सके कि भैया आँखों के विशेषज्ञ को क्या देखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों के पास ज्ञान कितना है। उन बच्चों की पहचान करना जिनके पास बहुत कम ज्ञान है या कोई डिसेबिलिटी है, उसकी पहचान करना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आकलन की। तो आकलन क्या होता है, मैं साफ शब्दों में आपको बता देता हूँ कि आकलन क्या है। कहेंगे कि आकलन से तात्पर्य सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, फिर क्या करना, उन व्यक्तियों को निर्देशन और परामर्श देना। उन व्यक्तियों को निर्देशन और परामर्श देना। कहे आकलन को आपको परिभाषित करना, तो कहोगे सर सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और फिर उनको निर्देशन और परामर्श देना क्या कहलाता है, आपका आकलन कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा और आकलन के बारे में। तो कहेंगे कि आकलन यानी कि असेसमेंट किसी व्यक्ति या स्थिति का विस्तृत और व्यवस्थित जो है मूल्यांकन करना। कहेंगे असेसमेंट एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की योग्यता, ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह अक्सर विभिन्न तरीकों से, जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, पर्यवेक्षण, इसके माध्यम से किया जा सकता है। यह आपका क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपके पेपर में दे देता है कि हिंदी में देगा आपको मूल्यांकन लिखा हुआ और इंग्लिश में दे देगा आपको असेसमेंट लिखा हुआ। तो इंग्लिश वाला जो असेसमेंट है यानी कि आकलन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में आप लोग वहाँ पर लिखिएगा, ना कि मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, मूल्यांकन जब लिखिएगा जब इवैल्यूएशन की बात करें, इंग्लिश में वहाँ पर दिया होगा, जब इवैल्यूएशन की बात करें तब हम मूल्यांकन को लिखेंगे। इंग्लिश वर्ड थोड़ा पढ़ लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ज़रूर फंसेगा। कहेंगे
किसी वस्तु, प्रक्रिया या व्यक्ति की गुणवत्ता या प्रभावशीलता का मूल्यांकन। किसी वस्तु, प्रक्रिया या व्यक्ति की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन। मूल्यांकन हम लोग कब करते हैं? किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के बाद में, किसी भी विशेष परियोजना को पढ़ाने के बाद में हम ये देखते हैं कि बच्चे ने, व्यक्ति ने उस लक्ष्य को किस हद तक, कहाँ तक उसको पूरा किया है, उसने कितना सीख लिया है। यह निर्णय लेने में सहायक होता है, इससे किसी चीज़ की कितनी सफलता प्राप्त हुई है, किसी व्यक्ति को कितनी सफलता प्राप्त हुई है, ये हम कैसे जानते हैं? ये हम जानते हैं इवैल्यूएशन के माध्यम से। विशेष योजना, परियोजना और कार्यक्रम के तहत बच्चे ने कितना लक्ष्य को प्राप्त किया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कि उद्देश्य जो हमने बच्चे को सिखाया था वो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कहाँ तक बच्चे ने अधिगम जो है उसको बेहतर किया है, प्रभावशाली अधिगम कितना रहा है, कितनी लर्निंग प्रभावशाली रही है और बच्चे ने शिक्षा का उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त किया है। ये आपका क्या मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग की, यानी कि आपकी जांच की। टेस्टिंग यानी कि जांच की बात करते हैं तो कहते हैं मैं टेस्टिंग क्या होगी, तो कहेंगे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विशेष गुणों और क्षमताओं का परीक्षण। किसी व्यक्ति और वस्तु के विशेष गुणों और क्षमताओं का परीक्षण क्या कहलाता है? टेस्टिंग कहलाता है। टेस्टिंग में किसी व्यक्ति, उत्पाद या प्रक्रिया की विशेषताओं, क्षमता को जांचने के लिए एक व्यवस्थित तरीके का उपयोग किया जाता है। जैसे स्कूल के विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए प्रगति, जब उसका जांच होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिंग कहते हैं। मापन के बारे में सभी को पता होगा। मेजरमेंट, भाई जब अपनी लंबाई मापते हैं, वजन मापते हैं, समय मापते हैं, तो क्या कहते हैं? किसी वस्तु या घटना के परिणाम, आकार, मात्रा या गुणों का मापन जब किया जाता है तो ये प्रक्रिया हमारी मापन की कहलाती है। परिभाषा क्या होगी? मेजरमेंट किसी विशिष्ट गुण, लंबाई, वजन, समय को एक मानकीकृत इकाई के रूप में मापते हैं, मापने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। गणितीय, सांख्यिकीय तरीके के माध्यम से किया जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, व्यवसाय, ताकि सभी व्यक्ति जो हैं उनके गुणों और क्षमताओं का जो है आकलन और मूल्यांकन किया जा सके। मापन यानी कि मेजरमेंट, जहाँ पर हम लंबाई, वजन और समय को मापते हैं, ये आपकी मापन की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आपका मापन भी समाप्त होता है। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि मापन विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, और यहाँ पर क्या है? संख्यात्मक ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि भाई आपकी लंबाई 135 सेंटीमीटर है, आपका जो वजन है वो 48 किलो है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। दोस्तों जितने भी भाई यहाँ पर जुड़े हुए हो, एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। होता क्या है, अगर आप तक नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ पर वीडियो का लिंक जो है वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, आप लोगों तक वहाँ पर वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनका लिंक आप लोगों तक नहीं पहुँचा है, तो सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं, आप अच्छे से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यूनिट 1.2 की बात करेंगे तो कहेंगे 1.2 में क्या कह रहा है कि निदान और प्रमाणन के लिए असेसमेंट, और जिसमें बौद्धिक असेसमेंट, उपलब्धि असेसमेंट, योग्यता असेसमेंट और अन्य मनोवैज्ञानिक असेसमेंट जो है यहाँ पर शामिल किए गए हों, इनके बारे में हमें बात करना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बौद्धिक असेसमेंट की, तो कहते हैं जब हम लोग बुद्धि का परीक्षण करते हैं, जब हम लोग बौद्धिक असेसमेंट करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं, तो हम लोग इसका परीक्षण करते हैं? कहते हैं भैया वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं भाई वेस्लर इंडिविजुअल असेसमेंट टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, बिने कामार टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, स्टैनफोर्ड इंटेलिजेंस स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं।
तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपके बौद्धिक असेसमेंट के अंतर्गत आती हैं, आपकी बुद्धि का असेसमेंट करती हैं। बुद्धि का जो डाटा है वो एकत्रित करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आकलन होता ही है बच्चे के बारे में या व्यक्ति के बारे में, उसके उद्देश्य के जो डेटा है उसको एकत्रित करना और उसके आधार पर उन्हें परामर्श देना। तो ये आपका बौद्धिक असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर कहेंगे व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं और बुद्धि योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। बौद्धिक असेसमेंट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कितनी है, यानी कि व्यक्ति का IQ कितना है। और IQ का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। IQ का फॉर्मूला MA/CA गुणे में 100, यानी कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100। ये किसका फॉर्मूला है? बुद्धिलब्धि का। तो बौद्धिक क्षमता का जब पता लगाया जाता है, जब IQ टेस्ट परीक्षण किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या किया जा रहा है, बौद्धिक असेसमेंट किया जा रहा है। इसका उपयोग हम ये समझने के लिए करते हैं कि बच्चे में सोचने और समस्याओं को हल करने और नई जानकारी को सीखने में बच्चा कितना बेहतर है। मानसिक विकास का दर बच्चे का क्या है, IQ टेस्ट जो है बुद्धिमत्ता परीक्षण यहाँ पर इसका उदाहरण हो सकता है। इसके बाद में हम लोग अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट की जब बात करते हैं तो कहते हैं भैया कि व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का मूल्यांकन, यानी कि उपलब्धि। आपका अचीवमेंट टेस्ट में हम लोग बात करेंगे अपने उपलब्धि असेसमेंट का उपयोग या मापने के लिए किया जाएगा कि व्यक्ति ने कितनी जानकारी, कौशल और समझ प्राप्त की है, कितना उसने अचीव किया है, जो हमने सिखाया है उसने कितना अचीव किया है। जैसे विद्यालय में जो परीक्षाएं होती हैं या जो आपका मानकीकृत परीक्षण होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात भी आगे करेंगे, जैसे हमारा NRT, ये आपका मानकीकृत परीक्षण होता है। तो बच्चे ने, हम वहाँ पर यही ज्ञात करते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितनी जानकारी, कौशल और समझ जो है वो प्राप्त की है। इसका पता हम लोग छात्रों के पाठ्यक्रम के दौरान सिखाते समय लगा सकते हैं, विद्यालय में कोई परीक्षा और मानकीकृत परीक्षण के द्वारा। इससे हमें छात्रों की प्रगति के बारे में पता चलता है। योग्यता असेसमेंट यानी कि योग्यता परीक्षण, कहेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि किसी व्यक्ति की विशेष प्रकार की कार्यक्षमता या कौशल की भविष्यवाणी करने की क्षमता का मूल्यांकन। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको देखने को मिलता है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट, या हम कह सकते हैं विजुअल रीजनिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा, इस योग्यता असेसमेंट का उद्देश्य किसी व्यक्ति कि विशेष प्रकार के काम या प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितना सफल हो सका है, उसको जो विशेष कार्य या प्रशिक्षण दिया जा रहा था उसमें वो कितना सफल हो चुका है। इसमें परीक्षण व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमताओं और संभावित कौशलों को मापता है। यह आपका क्या कहलाता है, एप्टीट्यूड असेसमेंट कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी कि दूसरे मनोवैज्ञानिक असेसमेंट, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे अवसाद, चिंता, ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका निदान करने के लिए किया जाएगा। और भैया इसके लिए प्रश्नावली और साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो शामिल होंगे। क्या उद्देश्य होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का, तो भैया बच्चे का निदान करना, मनोवैज्ञानिक मानसिक विकारों का निदान करना ताकि सही उपचार किया जा सके। इसका प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन करना, व्यक्ति की विशेष क्षमताओं या योग्यताओं को सत्यापित करना ताकि वह जो है संबंधित क्षेत्रों को प्रमाणित कर सके। शिक्षा, छात्रों की शैक्षिक प्रगति और योग्यता का आकलन करना।
स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं का निदान करना, व्यवसाय में कर्मचारियों की क्षमता और भैया कौशलों का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से सभी असेसमेंट का उपयोग व्यक्तियों की क्षमता, कौशल और मानसिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए किया जाता है, इसका निर्णय लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपना यूनिट 1.3, और जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हो, चैनल से पहली बार जुड़े हो, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और सभी मित्रों तक एक बार, जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दो। मैंने आपको बताया कि अपना लक्ष्य क्या है कि भैया 1 लाख लोग अपने साथ जुड़े, और आप लोगों ने उस लक्ष्य को पहुंचाते हुए 60,000 लोगों को लगभग में अपने साथ जोड़ लिया है। अब आप 60,000 लोग अगर एक एक लोगों को भी जोड़ोगे तब भी भैया 1.2 अपना यानी कि 1,20,000 लोग पहुंच जाएंगे। अब आपका उत्तरदायित्व है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को अपने इस चैनल से जोड़ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। 1.3 पर बात करेंगे, डेवलपमेंट असेसमेंट एंड एजुकेशन असेसमेंट, एंट्री लेवल, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट की यहाँ पर बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट असेसमेंट की, यानी कि विकासात्मक असेसमेंट की बात करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल असेसमेंट की बात करेंगे। देन हम लोग फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की यहाँ पर बात करेंगे। कहेंगे कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास का मूल्यांकन जो है वो क्या कहलाता है, आपका विकासात्मक असेसमेंट कहलाता है, जहाँ पर बच्चे का विकास विभिन्न क्षेत्रों में कैसे प्रगति कर रहा है, शिशुओं और जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए क्या कर रहा है, कैसे पता लगाया जा रहा है, इनका मोटर कौशल का विकास कितना हुआ है, सामान्य विकास हुआ है या नहीं हुआ है, सामाजिक कौशल कितना है, संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, ये सभी जो असेसमेंट हैं वो यहाँ पर आपके शामिल होते हैं। बच्चे ने जब जन्म लिया तब भी हम बच्चे का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि भाई अपगार टेस्ट का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपयोग में आई हुई हैं, कैसे बच्चा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, कैसे किस समय पर बच्चा बोलेगा, किस समय पर बच्चा चलेगा, और भैया किस समय पर बच्चा जो है अपनी और क्रियाओं को करना शुरू करेगा। यानी कि विकासात्मक मील के पत्थर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी देखने को मिलता है। क्या बच्चे ने अपने उस समय में उतना डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है। मान लीजिए कहते हैं कि 2 से 3 महीने में बच्चा अपनी नेक होल्डिंग को विकसित करने लगता है, अपनी गर्दन नियंत्रित करने लगता है, तो क्या 2 से 3 महीने में बच्चे ने गर्दन नियंत्रण शुरू किया है या नहीं किया है, इसका हम लोग जो परीक्षण है डेवलपमेंटल असेसमेंट में करते हैं। इसके बाद में शैक्षिक असेसमेंट। शैक्षिक असेसमेंट में छात्रों की शैक्षिक प्रगति का पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन जो है वो शैक्षिक असेसमेंट में किया जाता है, जहाँ पर हम लोग शैक्षिक असेसमेंट का उद्देश्य है कि भैया छात्रों ने कितना और कैसे सीखा, छात्रों का विभिन्न स्तर क्या है, और भैया प्रवेश स्तर, प्रारंभिक, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो कहेंगे भैया इसके बाद में हम लोग अभी इस पर बात करेंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव पर भी बात करेंगे। कहेंगे कि भैया प्रवेश स्तर यानी कि एंट्री लेवल असेसमेंट, तो नाम से ही देखो भाई स्पष्ट है कि आप कहीं पर भी कोई भी प्रवेश लेने जा रहे हो, किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने जा रहे हो, कहीं पर भी विद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हो, किसी भी परीक्षा में बैठ करके किसी भी जगह आप प्रवेश लेने जा रहे हो, तो प्रारंभिक योग्यता आपके पास क्या है, उस ज्ञान का मूल्यांकन हम लोग करते हैं एंट्री लेवल असेसमेंट में, जहाँ पर प्रवेश स्तर असेसमेंट का उपयोग यह पता करने के लिए किया जाता है कि छात्र कोर्स शुरू करने से पहले उसके पास कितनी जानकारी है, कितना वो कौशल रखता है, और शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है ये कि बच्चा कहाँ तक पढ़ा हुआ है और कितना उसको आ रहा है। तो ये आपका होता है एंट्री लेवल असेसमेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। इसको हम लोग संक्रियात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, संक्रियात्मक आकलन भी कहते हैं। तो कहते हैं संक्रियात्मक आकलन यहाँ पर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान
छात्रों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, बार बार आपका आकलन किया जाए। भाई आज आपने आपका आकलन किया गया, कल फिर पढ़ाया गया, कल फिर आपका आकलन हो। यानी कि प्रारंभिक असेसमेंट का उद्देश्य शिक्षण के दौरान छात्रों का फीडबैक देना कि भैया हमने आज आपको सिखाया और आपने कितना सीखा, वो फीडबैक देना, उनकी प्रगति की मॉनिटरिंग करना और इसका उपयोग विभिन्न विधियों को समायोजित करने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे क्या कर सके भैया, बच्चे छोटे छोटे टेस्ट या क्विज और प्रतियोगिताओं के माध्यम से भैया उनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिल सकें। इसके बाद में हम लोग योगात्मक असेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि समापन असेसमेंट की बात करते हैं, या इसको हम लोग योगात्मक भी बोलते हैं। तो कहते हैं एक पाठ्यक्रम या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में छात्रों की सीखने की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन या उसका असेसमेंट कहलाता है आपका सम्मेटिव असेसमेंट। परिभाषा: समापन असेसमेंट का उद्देश्य यह मापना है कि छात्रों ने पूरे कोर्स या कार्यक्रम से कितना और कैसे सीखा, और इसके लिए अंतिम ग्रेड तैयार करना, अंतिम नंबर देना। और भैया सेमेस्टर की परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाएं आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही वीडियोस की तो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हम बात करते हैं इसके उपयोग की, तो कहेंगे विकासात्मक असेसमेंट बच्चों के विकास में किसी भी संभावित देरी या समस्याओं की पहचान करता है। और शैक्षिक असेसमेंट क्या करता है, छात्रों की प्रगति और इसकी निगरानी जो है उसमें प्रक्रिया में सुधार करता है। बात करते हैं 1.4 की, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेटिव एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड रोल ऑफ एजुकेशन। इसके बाद में आपका NRT और CRT की बात करेंगे, और ये दोनों फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और दूसरा आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। CRT और NRT दोनों फुल फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं, अभी मैंने इस पर ही तो बात की, फॉर्मेटिव यानी कि औपचारिक असेसमेंट की। तो हमने कहा कि भैया औपचारिक असेसमेंट, जहाँ पर इस असेसमेंट जो ये असेसमेंट है वहाँ पर परीक्षण, प्रश्नावली और संरचित उपकरणों का उपयोग करके ताकि छात्रों की प्रगति का और क्षमता का मापन किया जा सके, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद में इसकी भूमिका क्या होगी, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों की विधियां जो है उसको और प्रभावशाली बनाना, बच्चों के मानकों और औसतों के बारे में जानकारी देना और शैक्षिक नीति और कार्यक्रम के बारे में डेटा एकत्रित करना। इसके बाद में इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं, तो कहते हैं यह जो होता है वो लचीला होता है, अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें यह मूल्यांकन आपका अनौपचारिक असेसमेंट में रोजमर्रा की गतिविधियों और बातचीत और अवलोकन या शिक्षक द्वारा बनाए गए टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, उन्हें तुरंत फीडबैक देना और छात्रों की ज़रूरतों और कमजोरियों की बात उनको पहचानना और भैया विधियों को समायोजित करना। इंपॉर्टेंट आपका है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भैया इसको ऐसे ऐसे करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, अपना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मालित परीक्षण और गैर मालित परीक्षण। कहेंगे कि ऐसे टेस्ट जो किसी बड़े समूह के औसत प्रदर्शन के आधार पर छात्रों की तुलना या छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करते हैं। परिभाषा: NRT का उपयोग यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का उपयोग हम यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि छात्र का प्रदर्शन समूह के अन्य छात्रों के प्रदर्शन समूह की तुलना में कैसा है। एक छात्र का प्रदर्शन समूह दूसरे अन्य छात्रों की प्रदर्शन तुलना जो हम करेंगे उसमें कैसा प्रदर्शन है। टेस्ट मानकीकृत होता है और सभी छात्रों के लिए समान होता है। मान लो भाई कोई भी टेस्ट आपसे लिया गया और सभी को वही क्वेश्चंस दिए गए, और जब सभी को वही क्वेश्चंस दिए गए तो क्या किया गया कि किसी के 2 नंबर आए, किसी के 10 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए, तो हम एक नमूने की तुलना हम क्या करेंगे, दूसरे नमूने की तुलना से करेंगे। एक व्यक्ति की तुलना हम दूसरे व्यक्ति की तुलना से करेंगे कि भाई जो भी हम यह निर्धारण कर रहे हैं कि जो भी समूह में लोग हैं उन छात्रों का प्रदर्शन कैसे है।
एक छात्र की तुलना हम दूसरे छात्र की तुलना से करेंगे, यही आपका क्या कहलाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। ठीक है, सभी छात्रों के लिए ये क्या होता है, समान होता है। भाई सभी छात्रों को ये समान प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। छात्रों के बीच तुलनात्मक प्रदर्शन का विश्लेषण करना, उच्च शिक्षा और विशेष कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करना। अब आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं पर अपनी नौकरी लेने जा रहे हो, या कहीं पर अपना क्या कहते हैं कि भाई एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, तो आपसे 2-3 छात्रों को मिला करके क्या किया जाएगा, आपका असेसमेंट किया जाएगा, और जो भैया सबसे ज़्यादा जिसको आ रहा होगा उसको एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं CRT, इसी को हम लोग कहते हैं शिक्षक द्वारा बनाया गया। जैसे आप लोग MDPS की बात करते हो, MDPS की बात करते हो, जिसको आप लोग बेसिक MR की बात करते हो, तो ये क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। यहाँ पर जो टेस्ट है वो विशिष्ट मापदंड और उद्देश्य के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करता है। CRT का उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि छात्र ने निर्धारित पाठ्यक्रम या मापदंडों को कितना पूरा किया है। अब जब आप MDPS या बेसिक MR का प्रयोग करते हो तो ये देख लेते हो कि भाई हम बच्चे को कहाँ पर कितने अंक दे रहे हैं, उसके बाद में बच्चे को और सिखाते हो, देन भैया उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम भैया उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। छात्रों के विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए छात्रों की सफलता को मापन करना और छात्रों को फीडबैक देना, छात्रों की प्रगति और विकास की निगरानी करना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉन रेफरेंस टेस्ट में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। यूनिट 1.5 की जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों का विशेष शिक्षा में असेसमेंट करते समय हम किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। जब हम विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों का असेसमेंट करेंगे तो हम किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो हमारे विशेष बच्चे हैं इनकी हम व्यक्तिगत आवश्यकता की पहचान करेंगे कि भैया इनकी विशिष्ट आवश्यकता क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, इनकी क्षमता क्या है। उसके आधार पर हम अनुकूलित करके चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे और विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए समय पर भी हम लोग कार्य करेंगे, समय और धैर्य भी बना करके रखेंगे। यानी कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों को अधिक समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। बार बार हम इन क्रियाओं को समझदारी पूर्वक बताते हैं और अगर असुविधा होती है तो इन्हें भैया और बेहतर रूप से हम इनको सिखाते हैं। संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, विजुअल एड्स, इशारों के माध्यम से, संचार के उपकरणों के माध्यम से छात्रों की आवश्यकता के अनुसार असेसमेंट की प्रक्रिया जो है वो लागू की जाती है, समायोजन किया जाता है। मल्टी डिस्पेंसरी टीम यहाँ पर होती है क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि भैया बच्चे में कितनी चीज़ें वो सीख सकता है या उसने कितना सीखा है। तो उसमें क्या होता है कि हम विशेष शिक्षक, अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सभी का यहाँ पर सहयोग जो होता है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण और ये बहुत ज़रूरी उपयोगी होता है। बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना, जब भी बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो हम बच्चे को प्रोत्साहन दे करके और ऐसे वातावरण, सुरक्षित और आत्मविश्वास भरे वातावरण से बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, सर्वश्रेष्ठ सीखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें देनी है और सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देनी है बच्चे को। ऐसा जब हम असेसमेंट करेंगे तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, बेहतर सीखेगा। और भैया हमें क्या करना है, बच्चे की प्रगति की निगरानी भी रखनी है। बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, उसकी योजना क्या है, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और छात्रों और भैया अभिभावकों का समावेशन भी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए, विकासात्मक अक्षमता वाले जो बच्चे हैं उनका जब असेसमेंट करेंगे तो इन सभी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। संवेदनशीलता, लचीला और सहयोगात्मक चीज़ें जो हैं यहाँ पर काम में आएंगी। तो इसी प्रकार दोस्तों अपना ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।